हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी हब पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम आपको पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपको पार्ट वाइज करके दिखाया था पॉलिटी का सारा सिलेबस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक था संविधान के मूल। संविधान के मूल, तो सबसे पहले हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो पहले हाँ, एक चीज़ आपको पता है, एक पॉलिटिक्स होता है, एक पॉलिटिकल साइंस होता है, एक पॉलिटी होता है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। पॉलिटिक्स जो हमारी राजनीति हमारे देश में चलती है, उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। हर चीज़ में लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, यानी कि हम वो उसको उसके बारे में जानते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस, जैसे हम लोग अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस। यानी कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़े, हम यहाँ पॉलिटी डिस्कस करेंगे। हमारा बीपीएससी में से सिलेबस पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटी है। पॉलिटी मतलब होता है राज्य प्लस व्यवस्था, यानी कि राज्य व्यवस्था। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी हम अपने राज्य का डिस्कस करें, चाहे किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है, व्यवस्था की ज़रूरत होती है। वही है ना, राज्य प्लस व्यवस्था। यानी पॉलिटी का मतलब ये होता है राज्य प्लस व्यवस्था, यानी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था होता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी कि हम अपने घर बीच, जैसे हमारा घर हो गया, तो हम अपने घर को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था किए होंगे, तो अपने राज्य को चलाने के लिए उसे हम पॉलिटी में यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने राज्य को चलाने के लिए कैसी कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, इसी कहते हैं हम राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। आपको पता ही है कि संविधान किसे कहते हैं, बहुत पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि संविधान किसे कहते हैं। तो हम लिख के आपके लिए लाए हैं कि संविधान किसे कहते हैं। हमने अपने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि संविधान नियमों का वह समुच्चय है जो कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या होता है, तो आपको अपने घर से स्टार्ट करें। जब आप अपने घर में रहते हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, तो आप फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, दोनों का नियम अलग-अलग है। अब दोनों का नियम अलग है, तो वैसे ही खेल है तो अलग-अलग नियम होगा, तभी तो पता चलेगा कि तभी तो खेल में अंतर आप कर सकते हैं कि ये फुटबॉल है कि क्रिकेट है। यानी कि नियम से, रूल रेगुलेशन से आप पता कर रहे हैं कि मतलब ये फुटबॉल है कि क्रिकेट है, ठीक है। वैसे ही हम अपने घर को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था करते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उसे ही हम संविधान कहते हैं। यानी कि हमारे देश में अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए। उस नियमों और कानून को जिस किताब में लिखा गया, जिस बुक में लिखा गया है, उसे ही संविधान कहते हैं। वही लिखा है, संविधान नियमों का वह समुच्चय। मतलब संविधान क्या है, एक नियम है, कानून है, वह समुच्चय जो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। जो किसी भी राज्य को, चाहे राज्य हो गया चाहे देश हो गया, तो संविधान क्या है, एक बुक है जिसमें हम अपने राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम लिखा हुआ है, जो भी कानून बनाया हुआ है, वो सारे उस बुक में है। उस बुक को हम संविधान कहते हैं। संविधान 2 प्रकार का होता है। आपको पता है कि संविधान 2 प्रकार का होता है। एक संविधान लिखित होता है, एक संविधान अलिखित, यानी कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, यानी कि लिखित और अलिखित। अब लिखित कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यूएसए, पाकिस्तान, जापान, इंडिया, यहाँ का संविधान जो है वो लिखा हुआ है। आपको पता है इंडिया का संविधान लिखा हुआ है, यूएसए यानी अमेरिका का भी संविधान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का भी संविधान लिखा हुआ है और जापान का संविधान में लिखा हुआ है। यानी कि एक लाइन में कहने का मतलब इनका संविधान सभा द्वारा बनाया गया। कहने का मतलब इनका संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, लिखा गया है। तो इनका संविधान लिखित है, मतलब लिखित तौर पर इनके पास मौजूद है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो। वैसे ही आप अलिखित यानी कि ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, इनका संविधान लिखा नहीं है। इनका संविधान कहने का मतलब चाहे सऊदी अरब ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन का लीजिए, ब्रिटेन का संविधान क्या है, उनका संविधान लिखा नहीं, उनका संविधान प्रथाओं से विकसित संविधान है। यानी कहने का मतलब पहले से उनके पास जो नियम कानून जो प्रथा है उससे विकसित, मतलब वो अपने नियम कानून को किसी बुक में किसी चीज में लिख के नहीं रखे, इसलिए उनका संविधान अलिखित है। तो क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग कर ले जाएँगे कि लिखित संविधान में आपको पाकिस्तान का संविधान बहुत सारा है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल यहाँ दिए हैं पाकिस्तान का, इंडिया का, जापान का, यूएसए का। अलिखित में आपका ब्रिटेन का, सऊदी अरब के, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का। अब हमको आपको कुछ
क्यूज टाइप का क्वेश्चन है, कुछ एक-एक नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे नया संविधान कहाँ का था? क्यूबा का। सबसे नया संविधान क्यूबा का बना है, जो 2019 में बना। सबसे पुराना संविधान यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के, जो 1789 में बना है। तो प क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। कब बना था? तो 1700 एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे नया संविधान कहाँ का है? तो क्यूबा का है, जो 2019 का है। अब आता है कि सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का। भारत के संविधान में 395 यानी 395 आर्टिकल है, यानी 395 आर्टिकल है। अब सबसे बड़ा संविधान भारत का, सबसे स्मॉलेस्ट संविधान यानी यूएसए का, वही जिसका पूरा को 2 क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान तो यूएसए का, सबसे छोटा संविधान तो यूएसए का। यानी इसके संविधान में बस 7 आर्टिकल है, और हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है, जिसमें 395 आर्टिकल है। ठीक है? और यहाँ लिखा है शब्दों के आधार पे, शब्दों के आधार पे आपको शब्दों के आधार पर संविधान किसका सबसे छोटा है? तो मोनेको एक देश है जिसका संविधान शब्दों के आधार पर बहुत छोटा है। उसके संविधान में उसके संविधान में ओनली 3014 यानी 3014 ही शब्द है। तो इसलिए शब्दों के आधार पे सबसे छोटा संविधान मोनेको का है। वैसे ही अब विश्व का सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान, विश्व का सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान नौरी का है। अब आपको 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया कि सबसे नया संविधान तो क्यूबा का है, जो 2000, सबसे पुराना संविधान तो यूएसए का, जो 1789 में बना। सबसे बड़ा संविधान जो भारत का, जिसमें 395 आर्टिकल है। सबसे छोटा संविधान तो यूएसए का, जिसमें 7 ही आर्टिकल है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान तो मोनेको का है, इसमें 3014 ही शब्द है। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र तो नौरी है। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र कौन है? तो नौरी है। तो ये आपको हम बता दिए कि संविधान क्या है, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बता दी। ठीक है? और यहाँ हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे, ये रहने दीजिए, मतलब फिर अभी आपको हम बता देते हैं इसके बारे में। एलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। यानी आप ऊपर से आएंगे तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एलेक्जेंडर, यानी आप अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वही एलेक्जेंडर सिकंदर के गुरु कौन थे? तो वो अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वही प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे। एक आता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसके फादर वही अरस्तु हैं। ठीक है? अरस्तु के गुरु जो हैं प्लेटो है, जो द रिपब्लिक के बारे में बताया है, ये द पॉलिटिक्स के बारे में बताया, और ये सिकंदर के बारे में आप इतिहास में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हमने संविधान डिस्कस कर लिया कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान 2 तरह का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, 395 है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें 7 आर्टिकल है। विश्व का सबसे पुराना संविधान जिसमें अमेरिका का है, जो 1789 में बना है। का सबसे नया संविधान जो क्यूबा का है, जो 2019 में बना है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनेको का है, जो 3014 ही वर्ड है उसमें। उसके बाद हमने विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र पढ़ा, नौरी है। फिर आपने ये सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के बारे में जाना। अब अपने संविधान के बारे में जान लिया, अब हम डिस्कस करेंगे आपको संविधान सभा के बारे में। ठीक है? संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान सभा किसी देश के संविधान के निर्माण के लिए बनी एक सभा होती है, जिस देश की जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अब आपको संविधान पता है कि संविधान किसे कहते हैं, और सभा मतलब क्या होता है? लोग, यानी लोगों का ग्रुप, इसे ही हम सभा कहते हैं। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हम संविधान कौन बनाएगा? अब संविधान कौन बनाएगा, इसके लिए डिस्कस हो रहा था कि संविधान तो हम बनाएंगे, लेकिन संविधान बनाएगा कौन? तो उसके लिए कुछ लोगों का चुनाव किया गया, उसे ही हम संविधान समझते हैं। एक लाइन में कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उन्हें संविधान सभा कहते हैं। तो वही लिखा है, संविधान सभा किसी देश के संविधान के निर्माण के लिए बनी एक सभा होती है। मतलब कोई भी देश के का अगर संविधान बनाना है, तो कुछ लोग मिलकर बनाएंगे। तो मिलकर बनाए यानी कि सभा। ठीक है? तो उसी जो सभा उस संविधान को बनाएगी, उसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। आप लोग जान गए, जिस देश की जनता के द्वारा, जो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है? आगे लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ से अब डिस्कस करें। आप लोग संविधान सभा के बारे में जान गए, इसके बारे में छोड़ दीजिए आप लोग। अब उसके बाद से हम लिखा है भारत में संविधान सभा की मांग। सबसे पहले मतलब ये क्वेश्चन भी पूछता है, और हम आपको लाइन वाइज लिख के लाए हैं कि भारत में संविधान की मांग मतलब कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले 1895 में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक
अपने स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था, तो 1895 में। उसके बाद से 1895 के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में भी संविधान सभा की मांग रखी थी 1922 में। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी यंग इंडिया में। उसके बाद 1924 यानी 2 साल बाद मोतीलाल नेहरू, उनका एक रिपोर्ट पेश हुआ था 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। फिर 1934 एम.एन. रॉय यानी मानेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था, एक साम्यवादी नेता थे। तो ये औपचारिक मांग थी। अब देखिए, हम कहने का औपचारिक और औपचारिक मतलब ऑफिशियल मांग होता है। सबसे पहले कहने का मतलब कि सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की, फिर महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया में 1922 में किए, फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें इन्होंने 1924 में मोतीलाल नेहरू ने मांगा था। अब 1934 में, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अनौपचारिक मांग, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, मोती नेहरू थे, सब अनौपचारिक मांग था, यानी अनऑफिशियल मांग था। मतलब अनऑफिशियल मतलब अंग्रेजों के हिसाब से ये ऑफिशियल मांग नहीं था। अब कहने का मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल क्या होता है, मतलब कोई भी काम आप करते हैं तो एक ऑफिशियल वर्क होता है, एक नॉन ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है। तो वहीं ये बता रहे हैं कि अंग्रेजों के हिसाब से ये ऑफिशियल नहीं था, ये मतलब आप ऐसे ही मांग दिया, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, तो वो आप लोग तो उस तरीके से नहीं किए, तो इसको अनऑफिशियल मांग बोला गया, कि चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, महात्मा गांधी हो, मोतीलाल नेहरू। लेकिन 1934 में एम.एन. रॉय यानी मानेंद्र नाथ रॉय ने एक औपचारिक मांग रखी थी। तो यहीं से पूछता है कि सबसे पहले औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने रखी थी, तो एम.एन. रॉय ने। औपचारिक मांग पूछेगा तो तब आप 1934 एम.एन. रॉय को ही मारिएगा, ठीक है। अगर सबसे पहले ऐसे पूछे तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में, लेकिन औपचारिक मांग किसने की थी, तो 1935 में एम.एन. रॉय औपचारिक मांग किए थे। फिर 1935 में कांग्रेस ने भी ऑफिशियल डिमांड किया था, एक साल बाद ही कांग्रेस ने भी बोला, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू की है। फिर 1940 में आपको पता है अगस्त प्रस्ताव आया था, अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट किस आधार पे किया गया था, कि अंग्रेज कह रहे थे कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार में आप हमारा साथ दीजिए, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वार में हम जीत जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम आपको मतलब संविधान सभा गठन करेंगे और आप अपना संविधान बनाइएगा। लेकिन भारतीयों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कह रहे मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हमारा यूज कर लेंगे और पता ना आगे क्या होगा क्या नहीं, और आप संविधान बनाएंगे कि नहीं, तो इसलिए इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन ये भी रिजेक्ट हो जाता है, यानी आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान सभा बनाने को आपको इजाजत देंगे, तो ये बोले कि नहीं, भारतीय ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में आपको लिखे भी है, पहली बार भारतीयों की संविधान सभा को मांग को स्वीकार किया गया 8 अगस्त को। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा, देखिए कहने का मतलब ये है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे, जो सबसे पहले संविधान सभा के मांग किए थे। फिर 1895 के बाद 1922 में महात्मा गांधी, फिर 1922 में, उसके बाद से मोतीलाल नेहरू के बाद 1934 में एम.एन. रॉय यानी मानेंद्र नाथ रॉय सबसे पहले पूछे कि सबसे पहले ऑफिशियल मांग किसने की थी, औपचारिक मांग, तो एम.एन. रॉय। और सबसे पहले मांग किसने की थी, तो सबसे पहले मांग पूछेगा तो 1895 में बाल गंगाधर, लेकिन औपचारिक मांग पूछेगा तो एम.एन. रॉय। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी मांग किया, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी मांग किया, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव में यही था, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1940 में ही स्वीकार किया कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा का गठन करेंगे और आप अपना संविधान बनाइएगा। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों की संविधान सभा को मांग को स्वीकार कर दिया, यानी 8 अगस्त को सबसे पहले अंग्रेजों ने माना कि ठीक है, आप संविधान बनाइएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को हमने बता ही दिया कि इन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इन्होंने शर्त रखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के मतलब प्रथम विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद हम आपको संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो
तो भारतीयों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें भी क्रिप्स मिशन आप अब हम आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में ये बता दिए। अब हम आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में बता रहे हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा बनेगा। ये लोग यही बोले थे कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको संविधान सभा बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट्स, मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान सभा की मांग अस्वीकार। मुस्लिम लीग के लिए, यानी कहने का मतलब ये था, मुस्लिम लीग जो जिन्ना थे वो भी अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो इसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ बस आप इतना समझिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त में स्वीकार किया कि ठीक है आप संविधान सभा बनाइएगा, लेकिन उनमें एक शर्त रख दिया कि आप बनाइएगा लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन इसमें मुस्लिम कह रहे थे, जो जिन्ना थे, कि अलग संविधान मुस्लिम के लिए भी बनेगा और अलग संविधान इन लोगों के लिए भी बनेगा। तो इसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, यानी मुस्लिम लीग अलग मांग रहा था और कांग्रेस अपने लिए अलग ये कह रहा था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के दिए रहा ये अगस्त प्रस्ताव। एक लाइन में आप याद रखिए कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये भी रिजेक्ट हो गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ये भी रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, और क्यों रिजेक्ट हुआ था? कि ये लोग कह रहे थे कि हम आपका संविधान सभा बनाएंगे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वही फिर मतलब एक्सप्लेन आपको अगस्त प्रस्ताव को कर दिए। वही 1940 का क्रिप्स मिशन भी वही सेम चीज़ है, वही है कि सेकेंड वर्ल्ड के वार के बाद आपका संविधान बनेगा। तो रिजेक्ट से बोथ आर रिजेक्ट है, मतलब मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया इसको, क्रिप्स मिशन को, और कांग्रेस ने भी। इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट किया, इसको भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट किया। बस रिजेक्ट करने का यही था कि अंग्रेज बोल रहे थे कि हम आपका संविधान बनाएंगे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो क्रिप्स मिशन हो, अगस्त प्रस्ताव हो, दोनों आपका रिजेक्ट हो गया था। बस आपको याद रखना अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में, और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। ठीक है, अब इलेक्शन इन ब्रिटेन। अब देखिए क्रिप्स मिशन आ गया, ठीक है, ये दोनों रिजेक्ट हो गया। फिर 1945 में इलेक्शन था ब्रिटेन में, जिसमें कंजर्वेटिव का पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए, मतलब उधर से नेता कंजर्वेटिव पार्टी का चर्चिल थे, और लेबर पार्टी का नेता थे क्लेमेंट एटली, जो पीएम थे। तो जब इन दोनों के बीच चुनाव हुआ तो इसमें चर्चिल हार गए। कंजर्वेटिव पार्टी के जो चर्चिल थे वो हार गए, और लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली जो पीएम बने वो जीत गए। तो क्लीमेंट इन्होंने ने कैबिनेट मिशन प्लान 1945 में थी होगा। तो ये अपना अपना छवि अच्छा करने के लिए इन्होंने कह दिया कि ठीक है आप भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। तो इन्होंने ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। जो हमारे कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946, यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अभी देखिए पैथिक लॉरेंस क्या थे, ये भारत में मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर क्या थे, ये नोबेल मंत्री थे, यानी नेवी के। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, ये व्यापार मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, व्यापार मंत्री थे, और पैथिक लॉरेंस क्या थे, ये भारत मंत्री थे। ये में पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ये कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे, ये अध्यक्ष थे। हम कैबिनेट मिशन प्लान आया क्यों था, तो कैबिनेट मिशन प्लान देखिए आया क्यों था, इसमें हम लिखे हैं उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना था। ये आया इसीलिए था संविधान सभा के निर्माण करने के लिए, और अंतरिम सरकार का गठन करने। अंतरिम सरकार का कहने का मतलब होता है कि देखिए जब हमारे देश में चुनाव होता है, मतलब कहने का अंतरिम सरकार का गठन करने का मतलब अभी अंतरिम मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अंतरिम मतलब करेंगे देश में अभी जैसे कि मान लीजिए वहाँ बांग्लादेश में अभी कोई मतलब कोई पीएम नहीं है, तो उसमें अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जिसमें अंतरिम मतलब कि अभी पूरी तरह वो बने नहीं है, अंतरिम तौर पे उन्हें गठन किया गया। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसका उद्देश्य एक आता, तो 2 गो उद्देश्य था, संविधान सभा का निर्माण करना, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। मुस्लिम ने अलग संविधान की मांग, और कैबिनेट मिशन प्लान में मुस्लिम ने जो अपना अलग संविधान को मांग कर रहा था, तो कैबिनेट मिशन माने अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान के मांग को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना अपने लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के माध्यम से 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होगी। कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसमें बताया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट रहेगी।
ठीक है। अब देखिए टोटल उस समय 389 मतलब सीट था। 389 में 292 प्रांतीय था। 292 सीट था जो प्रांत में था, और 93 जो राजे रजवाड़े प्रिंसली स्टेट थे वो थे। तो 292 में अभी चार कमिश्नरी था। चार कमिश्नरी में कौन कौन था? तो एक अजमेर था। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, हमको लगा कि दिख रहा था। देखिए मतलब 389 सीट था, जिसमें 389 सीट में 292 नो 292 प्रांतीय सीट, प्रांतीय सीट था, और 93 तो का राजा रजवाड़े के लिए था। ठीक है। अब हम आपको बता रहे इसमें 292 में चार कमिश्नरी था। चार कमिश्नरी में एक अजमेर है, दूसरा बलूचिस्तान था, तीसरा कुर्ग था, चौथा दिल्ली था। देखिए जो 292 छोड़िए 292 सीट था, तो जो वो इलेक्टेड था, ये मतलब 389 सीट में से 292 सीट इलेक्टेड था, निर्वाचित था। लेकिन जो 93 सीट था वो इलेक्टेड ना था, वो मनोनीत था। ठीक है। तो आप समझ गए कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें 389 सीट था, जिसमें 93 राजे रजवाड़े के लिए और 292 प्रांतीय के लिए, जिसमें 292 में चार आपका कमिश्नरी था। एक अजमेर के लिए था, एक बलूचिस्तान था, एक पूर्व था, दिल्ली था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि चार को ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा था, तो इसमें एक नहीं होगा। अच्छा दे देगा कि चार गो ऑप्शन इसमें कौन कौन है, तो आपको मैं देखना होगा कौन कौन है, तो आप याद कर लीजिएगा कि चार गो था। एक अजमेर है, एक बलूचिस्तान है, एक कुर्ग है, और चौथा दिल्ली है। तो ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि संविधान सभा की विशेषताएं क्या है। देखिए संविधान सभा की विशेषताएं, यानी कहने का मतलब जब हमारा संविधान सभा जो बना था, उसमें हम आपको बता दिए कि 389 सीट था, जिसमें 292 सीट प्रांत का था और 93 सीट राजे रजवाड़ा का था। जिसमें आपको चार कमिश्नरी भी था, एक अजमेर था, एक दिल्ली था, एक कुर्ग था, एक बलूचिस्तान था। ये चार कमिश्नरी था। और ये 292 यानी 252 सीटें था वो निर्वाचित था, जो 93 था वो निर्वाचित नहीं, मनोनीत था। अब हम आपको बता रहे हैं संविधान सभा की विशेषताएं। विशेषताएं माने जो हमारा संविधान सभा बना, उसमें क्या क्या था, दे देगा कि जो संविधान सभा उस समय संविधान बनाने के लिए जो बना था संविधान सभा, उसमें इसमें से क्या है और क्या नहीं, एक ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। देखिए तो संविधान सभा के जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अब आपको पता होगा कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, यानी डायरेक्ट निर्वाचन और इनडायरेक्ट निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब आप जानते होंगे, लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं कि डायरेक्ट निर्वाचन मतलब जैसे कि हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, जैसे लोकसभा का विधानसभा का वोट, आज जैसे अभी भी विधानसभा का वोट हुआ था, लोकसभा का वोट होता है, जिसमें जनता डायरेक्ट चुनाव करती है, जनता डायरेक्ट वोट करती है। वहीं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो होते हैं, जनता जैसे कि हमने एमएलए जो हम चुनते हैं, चाहे एमपी जो हम चुनते हैं, वो लोग वोट देके और मतलब चुनते हैं। तो उसे मतलब एक लाइन में आपको फिर से समझा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में ये हो गया जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता वोट नहीं करती, इसमें जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं, बस इतना ही। अब आ गया तो मतलब एक लाइन में आपको बस कि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट से निर्वाचित हुए थे। दूसरा है एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी सिंगल वोट ट्रांसफरेबल, यानी एकल संक्रमणीय प्रणाली थी, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपको पता होगा, लेकिन हम आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से आपको एकल संक्रमणीय प्रणाली बताएंगे, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। जैसे हम लोग वोट देते हैं तो एक वोट दे देते हैं, जैसे चाहे हमको किसी भी पार्टी का वोट देना हो, चाहे बीजेपी का देना हो, चाहे कांग्रेस का देना हो, तो एक दे देंगे। लेकिन सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय प्रणाली मतलब होता है, इसमें ना राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम में यही होता है कि इसमें चॉइस के मतलब चूज किया जाता है। जैसे कि आपको एक बैलेट पेपर दे देगा लोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको बैलेट पेपर दे देगा लोग, यहाँ पे बना रहेगा जैसे 1 2 3 4 ऐसे बना रहेगा। तो जैसे ये बीजेपी हो गया, बीजेपी के कोई पार्टी है, ये कांग्रेस का है मान लीजिए, तो ये बीजेपी के होगा मान लीजिए, ये कांग्रेस का है।
तो इसको आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देखना होगा, यानी आपका वोट जो होता है ना, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, आपका एक वोट ट्रांसफ़र होगा, यानी आप इसको प्रायोरिटी देंगे 1 नंबर पे मान लीजिए, फिर मान लीजिए आपको इसको 2 नंबर प्रायोरिटी देंगे, फिर आप मान लीजिए इसको 3 नंबर प्रायोरिटी देंगे, फिर मान लीजिए आपको इसको 4 नंबर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि एक सिंगल आपका वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए नाम है सिंगल वोट ट्रांसफरेबल, ठीक है? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल, यानी आपका एक वोट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि आपको पास 4 आपके पास 4 लोग हैं, आपको वोट देना है। तो आप उन चारों में आप जिसको वोट देना चाहते हैं तो उसको पहले पहला प्रेफ़रेंस देंगे। मैंने पहली चुनाव करेंगे, कहेंगे कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये मान लीजिए आपका सेकंड चॉइस है, ये मान लीजिए थर्ड चॉइस है, ये मान लीजिए फोर्थ चॉइस है। यानी आपका वोट सिंगल वोट ट्रांसफर है। माने राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, तब हम आपको अच्छे से यहाँ समझा देंगे। तो इसी कहते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। और उसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधि, आनुपातिक प्रतिनिधि मतलब होता है उसमें वोट का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है? जैसे हमारा वोट का वैल्यू नहीं निकाला जाता, हमारे वोट का परसेंटेज निकाला जाता है, कितना परसेंटेज आया, लेकिन वहाँ वोट का वैल्यू निकाला जाता है। वोट का वैल्यू के कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम लोग उसमें वोट नहीं देते हैं, यानी वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, वो इनडायरेक्ट उसमें कौन देता है, तो मान लीजिए एमएलए और एमपी देते हैं। तो एमएलए और एमपी जब वोट देंगे तो एक एमएलए और एक एमपी का वोट का वैल्यू तो समान नहीं होगा, एक एमएलए का और एक एमपी का, तो उन दोनों के वोट को वैल्यू निकालते हैं, उसे ही हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति के चुनाव सिंगल वोट ट्रांसफरेबल होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ भी जो संविधान सभा बना था उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल था, अनुपातिक प्रतिनिधि था। और उसके बाद सीमित मताधिकार, यानी जो वोट लोग दिए थे तो सीमित मताधिकार थे, जो पढ़े लिखे थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही लोग वोट दिए थे। जो संविधान सभा के गठन के लिए जो जितने भी सदस्य चुने गए थे, ये नहीं कि जनता ने वोट दे के उनको चुना था, नहीं। वोट भी दिए थे तो जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी, तभी तो वो लोग मतलब संविधान सभा। तो एक लाइन में याद रखिएगा, ये चारों चीज़ रहेगा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा और देखेगा कि संविधान सभा की विशेषता थी। तो आपको उसमें देखना है कि उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, जनता ने वोट नहीं दिया था। दूसरा तो एकल संक्रमणीय प्रणाली थी। एकल संक्रमणीय प्रणाली मतलब आपको वरीयता क्रम में, यानी आपका वोट ट्रांसफर होता है, 4 लोग हैं तो आपको चारों को वोट देना होता है, बस आपको 1 नंबर 2 नंबर करके वोट देना होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि मतलब वोट का वैल्यू निकाला, जैसे हमारा हम वोट देते हैं डायरेक्ट में तो उसमें वोट का वैल्यू नहीं, वोट का परसेंटेज निकालते, कि मान लीजिए कि वोट का परसेंटेज और वोट का वैल्यू कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, ठीक है? 100 सीटें में मान लीजिए 60 सीटें बीजेपी जीत गई और 40 कांग्रेस, तो आप क्या बताएंगे कि कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, यानी कि 50 में से 50+1 यानी 50+1 अगर सीट किसी के पास आ जाता है, 51 सीट किसी के पास आ गया तो वो जीता हुआ है, यानी हम यहाँ का उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। लेकिन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो मतलब होता है उसमें हम नहीं निकालते, हम वहाँ देखते हैं, वहाँ जैसे इनडायरेक्ट वोट में एक एमएलए वोट देता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, एक एमपी वोट देता है। तो एक एमएलए की वोट एक एमपी के वोट के बराबर तो नहीं हो सकते, एक एमएलए का और एक एमपी का, तो इन दोनों के वोट का वैल्यू निकाला जाता है, उसे अनुपातिक प्रतिनिधि कहा जाता है। और उसके बाद सीमित मताधिकार था, यानी कि सब कोई वोट नहीं दिया था, वही लोग वोट दिए थे जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी। अन- अब देखिए जो जो संविधान सभा का चुनाव था, जो में सीटों को समुदाय के आधार पर बांटा गया था। जो जनरल के लिए 213 सीट था, मुस्लिम के लिए 79 सीट था और सिख के लिए 4 सीट था। यानी आप याद रखिए, जनरल के लिए 213 सीट था, मुस्लिम को 79 सीट दिया गया था, सिख के 4 सीट था, ठीक है? और यहाँ पे हम आपको लिखे उसमें महिला 15 थी, एससी के लिए 26 सीट था, एससी के लिए 33 सीट था, महिला के लिए 15 सीट था, ठीक है? अब आपको हम उसमें एक जब संविधान सभा बना था उसमें एक एंग्लो इंडियन भी थे, जो जो एंग्लो इंडियन था वो फ्रैंक एंथोनी थे। आपको पूछता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, वो जो पहला एंग्लो इंडियन कौन थे संविधान सभा में, तो वही फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है? वो एक साम्य फ्रैंक एंथोनी कौन थे, एक साम्यवादी नेता थे। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ बता रहा है कि महिला, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आ भी जाता है, चाहे आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो पूछेगा कि जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं 15 थी। वो कौन कौन सी महिलाएं थी, तो आपको 15 के महिलाएं याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ महिला का नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी,
सरोजिनी नायडू यूपी की थी, सुचेता कृपलानी भी यूपी की थी। सरोजिनी नायडू से सुचेता कृपलानी एक एससी महिला थी। एससी महिला जो दक्षिणायनी बेला युधुन केरल की थी। एक विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। विजय लक्ष्मी पंडित वही जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। मुस्लिम एक महिला थी बेगम एजाज रसूल, जो भी वो भी यूपी की थी। एक देसी रियासत की महिला थी एनी मस्करिनी, जो त्रावणकोर की थी। एकमात्र पारसी थी, एक मासी पारसी थे पीएच मोदी। अब आपको बता रहे हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा का गठन हुआ था, तो कितनी महिलाएं थी? तो आपको पता है 15 महिलाएं। 15 महिलाओं का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप 2-4 नाम याद कर लीजिए, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, दक्षिणा बेला युधुन, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करनी हो गया। लेकिन आपको एक और जेटी में पूछ सकता है, एकमात्र पारसी कौन थे संविधान सभा में? तो वही पीएच मोती। देसी रियासत की महिला कौन थी? जो देसी रियासत थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो मतलब निर्वाचित नहीं हुए थे, मनोनीत हुए थे, उनमें इसमें एक एनी मस्करनी थी। और वो भी पूछ देता कहाँ की थी, तो त्रावणकोर की। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में? तो वही बेगम एजाज रसूल थी, जो यूपी की थी। अब एक कहीं पूछ दे कि एससी महिला कौन थी, तो दक्षिणायत्री बेला युधुन, जो केरल की थी। विजय लक्ष्मी पंडित को आपको जानते हैं, सरोजिनी नायडू यूपी की थी, और सुचेता कृपलानी यूपी की थी। ठीक है, अब देखिए आप ये सारा देख लिए कि चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। 1 मिनट, हम आपको बता रहे हैं। संविधान सभा में आपने सारा देख लिया कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सीमित अधिकार था। आपने अपने सीट भी देखा, सीट देखा आपने, 213 जनरल का था, 79 मुस्लिम का था, सिख का 4 था, 15 महिला थी, एससी 26 थे, एसटी 33 थी। एक एंग्लो इंडियन जो फ्रैंक एंथोनी थे, बिहार से। बिहार में ये सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी थी यूपी की, लेकिन यहाँ की गवर्नर बनी थी। एससी महिला कौन है, मुस्लिम कौन थी, देसी रियासत की मिली, सारा कुछ आपने देख लिया। अब आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ, जब संविधान सभा तक कौन कौन जीता कौन हारा, ये अब देखें। तो कांग्रेस क्या था, 208 सीट लेके आई, यानी कांग्रेस के 208 सीटें मिली, मुस्लिम लोग को 73 सीटें मिली। और 7 पार्टी, एक कृषक प्रजा पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी को मिला, एक सिख को मिला, एक यूनियनिस्ट पार्टी को मिला, एक यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को मिला, एक यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, यानी कि टोटल कितना हो गया 296। 296 में थे, आपका चुनाव भी 296 में ही हुआ था। 1 मिनट। और उसके बाद से आपको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 6 सीटें थी, और 8 इंडिपेंडेंट पार्टी थी। यानी यानी कि आपको इसमें याद रखना है कि कांग्रेस की 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग की सीटें थी, जो आपको 73 मिली थी। इसमें एक 7 सीटें में एक सीट कृषक प्रजा पार्टी को, एक कम्युनिस्ट पार्टी को, एक सिख पार्टी को, एक यूनिस्ट पार्टी को, एक कम्युनिस्ट मुस्लिम का, एक यूनियन शेड्यूल कास्ट को, 7 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को, और 8 इंडिपेंडेंट पार्टी थी। ठीक है, तो आज में ओवरऑल रिजल्ट में ये हुआ था कि कांग्रेस जीत गई थी। उस समय देश के एक ही पार्टी था, वही था कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस जीत गई थी। तो एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ग्रेनविल ऑस्टिन था, संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो संविधान सभा वो कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन था, जिसने बोला था कि देखो 208 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी, तो मतलब कहने का मतलब है कि संविधान सभा में कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो ये किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो आपने यहाँ तक पढ़ा, हम आपको क्या-क्या पढ़ा दिए? हम आपको यही पढ़ा इतना पढ़ाएँ कि संविधान किसे कहते हैं? संविधान 1 मिनट, हम आपको बता रहे हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? संविधान लिखित होता है, अलिखित होता है, सबसे सबसे नया संविधान, सबसे पुराना संविधान, सबसे लार्जेस्ट संविधान, सबसे स्मॉलेस्ट संविधान, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे, ये बताया आपको संविधान सभा के बारे में बताया। फिर पूरा संविधान सभा की मांग कैसे हुई थी, सारा हम आपको बताया। फिर अगस्त प्रस्ताव क्या था, फिर क्रिप्स मिशन क्या था, ये बताया। फिर क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे? तो 3 लोग थे। एक पैथिक लोरेंस, ये अध्यक्ष थे। फिर संविधान क्रिप्स, अगर कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसका उद्देश्य क्या था, फिर कितनी सीटें थी,
फिर हम आपको बताएं संविधान सभा की विशेषताएं क्या थी। संविधान सभा की विशेषताएं क्या थी ये बताएं। फिर सीटों के समुदाय के आधार पर बांटा गया तो वो बताएं। उसके बाद से रिजल्ट आपको बता दिए किसने जीता, अग्रणी ऑस्टिन ने क्या कहा था। यहाँ तक हम आपको लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब हम आपको आगे इसके पढ़ाएंगे। तो आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि संविधान किसे कहते हैं। हम आपको ऐसे ही थोड़ली बता रहे हैं और अच्छे से सुनिएगा। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान नियमों का वह समुच्चय है जिसमें संविधान नियमों का वह समुच्चय है जिसमें नियम कानून होते हैं जो किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान कितने प्रकार का था? दो था, एक लिखित था, एक अलिखित था। लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है, पाकिस्तान का है, जापान का है, यूएसए का। अलिखित संविधान है ब्रिटेन का है, सऊदी अरब का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का। फिर आपको बताते सबसे पुराना संविधान यूएसए का था जो 1789 में था। फिर आपको हम ये बताएं कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है जिसमें 390, सबसे छोटा संविधान यूएसए का है जिसमें 7 आर्टिकल है। भारत में 395 आर्टिकल था। सबसे लोकतंत्र देश का सबसे छोटा लोकतंत्र नौरी था। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका था? तो मोनेको का था। तो शब्द कितने थे? तो 3014 था। फिर ये सारा हम आपको बता दिए। फिर हम आपको बताए संविधान सभा किसे कहते हैं। जो संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी थी उसे हम संविधान सभा कहते हैं। फिर संविधान सभा हम आपको सारा बता दिए। फिर हम आपको क्या बताए थे? फिर हम आपको बताए थे कि संविधान सभा की यही जो हम आपको बताए थे संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हुई। तो सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज विधेयक में मांग किए थे। फिर 1922 में महात्मा गांधी, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू, फिर 1934 में ओमेन रॉय की मांग औपचारिक थी, याद रखिएगा। पहले पूछते था कि संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक 1855 में। लेकिन औपचारिक मांग किसने की थी? तो हेमन रॉय 1934 में। फिर 1935 में कांग्रेस ने की और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू। फिर 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेजों ने मान लिया था, ये याद रखिए। सबसे पहले अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया कि ठीक है हम आपका संविधान बनाएंगे, ठीक है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। लेकिन 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था आपको हम बता दिए हैं कि वो रिजेक्ट हो जाता। रिजेक्ट क्यों हो गया था? अंग्रेजों ने कहा हम बनाएंगे आपका संविधान सभा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप उसमें हमारा साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फिर हम आपका संविधान बनाएंगे। लेकिन भारतीयों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया, कहने का मतलब क्या था? उस समय दो थे, एक कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया और मुस्लिम लीग अलग अपनी संविधान सभा था, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाने के लिए। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। फिर उन्होंने बोला, क्रिप्स मिशन में भी बोला कि हम बनाएंगे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फिर उसमें कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने अस्वीकार कर दिया, यानी क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार हो गया और अगस्त प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया, ठीक है। और उसके बाद से ब्रिटेन में 1945 में चुनाव था, आपको पता है, जिसमें दो पार्टी, ब्रिटेन में अभी भी दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम उस समय थे चर्चिल थे और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली थे। लेकिन चर्चिल हार गए थे और क्लेमेंट एटली जीत गए थे। जो फिर हमारा 1945 में ये जीत गई है। अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए इन्होंने कहा कि ठीक है भारतीय संविधान बनाएंगे। तो क्लेमेंट एटली जो पीएम बने थे वो कैबिनेट मिशन प्लान भेजे भारत, जो 24 मार्च 1946 का आया था। पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे, एक पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। पैथिक लॉरेंस पूछता है कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे। ये बता दिए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। उद्देश्य क्या था? तो आपको पता ही है कि उद्देश्य यही था कि संविधान सभा बनाना है और अंतरिम सरकार का गठन करना है। और उसमें बताए थे कि उन्होंने बोला कैबिनेट मिशन के हिसाब से कि हर 10 लाख पर एक सीटें होंगी। तो 389 सीटें था। 389 सीट में 292 सीटें प्रांतीय थी और 93 सीटें राज्य रजवाड़े के थे। प्रांतीय में 4 कमिश्नरी भी थे, एक अजमेर था, एक बलूचिस्तान था, एक कुर्ग था, एक दिल्ली था। ये क्वेश्चन आते भी है कि 4 कमिश्नरी कौन थी? तो 4 को कमिश्नरी याद रखिएगा, उसमें से एक नहीं रहेगा, 3 रहेगा, चाहे बोल देगा कि ये कौन कौन है। तो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। तो जो 200 प्रांत था तो वो इलेक्टेड था, लेकिन जो 93 सीट था वो नॉमिनेटेड था, यानी मनोनीत किया गया था, वो चुना नहीं गया था। इतना आपको बताया। फिर आपको बताया था संविधान सभा की विशेषता क्या थी। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, यानी डायरेक्ट जनता नहीं चुनी थी संविधान सभा के सदस्य को। एकल संक्रमणीय प्रणाली था, यानी चॉइस के आधार पर इसमें वोट दिया जाता है। आनुपातिक प्रणाली में आपको बताएं कि वैल्यू निकाला जाता है, इसमें परसेंटेज नहीं देखा जाता है वोट का। फिर सीमित अधिकार, यानी सबको यदि वोट नहीं दिए तो वही लोग देते जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। फिर सीटों को समुदाय, जब सीटों तो 389 सीट थी, वो समुदाय के आधार पर बांट दिया गया था, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिसमें सामान्य के लिए सीटें थी 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताएं कि महिला उसमें थी 15।
15 गो महिला थी, एससी के लिए 26 सीटें थी और एसटी के लिए 33 सीट थी। एक एंग्लो इंडियन भी थे। एक क्वेश्चन आता है कि पहले एंग्लो इंडियन संविधान सभा में कौन थे? तो वही फ्रैंक एंथोनी थे। अब महिलाओं का कुछ नाम हम बता दिए हैं, जिसमें पूछ लिया कि एकमात्र मुस्लिम महिला था बेगम एजाज रसूल, एकमात्र देशी रियासत महिला था एनी मस्करेनी, एकमात्र पारसी कौन था? पीएच मोदी। ठीक है। उसके बाद से हम आपको रिजल्ट बताएं कि जो संविधान सभा बना 389 सीट था, जिसमें से 213 इसका है, 19 इनका, सारा बंटवारा होता। जीता कौन था? जब जीता तो उसमें 208 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी। मुस्लिम 73 जीती और 7 सीटें एक एक इन सारे को मिला, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सिख पार्टी, यूनिस्ट पार्टी सारों को मिला। ठीक है। और उसके 6 सीट शेड्यूल कास्ट श्रेणियों का, 8 इंडिपेंडेंट पार्टी। तो यानी ओवरऑल क्या है, तो कांग्रेस रिजल्ट जीती, यानी पूरा संविधान सभा में कांग्रेस के ही सदस्य है, क्योंकि कांग्रेस जीत गई थी। तो वही ग्रेनविल ऑस्टिन बोला था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये क्वेश्चन आता है किसने कहा था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। आपको इतना पढ़ लिया और आगे आगे का लेक्चर हम अगले अगले वीडियो में लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।